Everyone, so let's start today's lecture. Today, this is the first lecture of CA Foundation Accounts जिसका पेपर 1 है एंड द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इसका नाम है, जो आज तक अपन जिसको अकाउंट्स के नाम से जानते आए हैं। और 12th एंड 11th में आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नेम रहता है आपके टेक्स्ट बुक का स्टिल, बट इन द CA फाउंडेशन इज पेपर नंबर 1 द फर्स्ट पेपर एज वेल एज इन द CA फाउंडेशन एग्जाम। दिस इज द पेपर नंबर 1 एंड उसका मार्क्स 100 रहता है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को दे आर ऑल आर वेल अवेयर अबाउट दैट। बिफोर गोइंग अहेड, जो भी ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, कुछ बेसिक फंडामेंटल है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे ये तो पता है, लेकिन स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सेपरेट नोटबुक एटलीस्ट 200 to 400 पेजेस की आप सेपरेटली बनाएं। कोशिश करिए कि 200 पेजेस की बनाएं, आपको कैरी करने में ईजी जाएगा। और ये हर स्टैंडर्ड हर सब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ। आप अपने पास ये जो 15 सेंटीमीटर की छोटी सी स्केल रहती है ना, क्लास में आते तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता देता कि उसके साथ क्या किया जाता है। ओके, आपके पास एटलीस्ट आपके पास प्लास्टिक की आपकी ब्रेक हो जाती है, आप स्टील की रखिए, लेकिन आपके पास 100% हमेशा कौन सी स्केल होनी चाहिए, पूरे के पूरे 30 सेंटीमीटर की फुल स्केल होनी चाहिए। ओके, डन। एग्ज़ाम में आपको राइटिंग हैबिट्स के बारे में बता देता हूँ कि कुछ ब्लैक पेन है, तो ब्लैक पेन से भी थोड़ा लिखने की हैबिट आप रखिए। थोड़ा गंदा दिखता है, लेकिन एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। रिटन पेपर्स आपको CA फाउंडेशन में ब्लैक पेन से लिखना है। और रिटन पेपर जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जो पेपर है लाइक पेपर नंबर 1 एंड 2, स्पेसिफिकली द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। जो MCQ बेस्ड है उसमें नेगेटिव मार्क्स भी रहने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक ऊपर से हो गई चीज़ें। ओके, सो कुछ आपको जैसे चीज़ें, हाँ आपको कैलकुलेटर भी अलाउ रहने वाला है, तो बेस्ट पार्ट वो भी है। आपको प्लस माइनस में ही काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है, तो आप CA फाउंडेशन के लिए स्पेसिफिकली आप कैलकुलेटर जब आप घर में भी कर रहे हो, मेरा सजेशन रहेगा ट्राई योर बेस्ट कि नहीं करें, यूज़ नहीं करें, क्योंकि 11th 12th में आपका इम्पैक्ट होता है। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा करना भी चाहिए, बिकॉज नहीं तो आप कैलकुलेटर से यूज टू नहीं रहोगे। ओके, और कुछ चीज़ें और भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। मैं फिर से बोलूँगा कि मेरे लेक्चर्स को उसको आप देखिए। पढ़ते कैसे हैं, जो जितना वो 11th 12th में हेल्प नहीं करेगा, उससे ज़्यादा CA फाउंडेशन में आपको हेल्प करने वाला है। द रीज़न बिहाइंड द सेम कि आपका जो 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस है, दोनों को कंबाइन किया, मिक्सचर में घुमाया और डाल दिया आपके CA फाउंडेशन के सिलेबस में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। डन। इसके कारण क्या हुआ है कि आपका जो रिटेन करना है आपको, वो बहुत ह्यूज सिलेबस है। सेम केस गोस विथ मैथ्स, अकाउंट्स। सो यू आर कुछ नया नहीं पूछने वाले हैं। हाँ, नया एक पूरा का पूरा टॉपिक है लॉ स्पेसिफिकली, सो वो रियली वेरी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे लाइफ, अकाउंट्स, कॉमर्स के बारे में, तब आपको काफ़ी अच्छे से वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। एटलीस्ट 11th का पार्ट तो आपका क्लियर होना चाहिए कंसेप्चुअली। जब आप 11th स्टैंडर्ड में हो, एटलीस्ट जो स्टूडेंट डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड में, उनको लॉ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू आइदर विथ SP एंड स्पेसिफिकली विद द OCM। दे केम टू नॉलेज कि हाँ, ये जो पार्टनरशिप फर्म है या कि कुछ और भी डिटेल्स हैं लाइक पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन उनको आ जाती है। और ये सब चीज़ें कहाँ लिखी रहती हैं, वो लॉ में ही लिखी रहती है। वही लॉ को हम सेपरेटली एक सब्जेक्ट है CA फाउंडेशन में। तो मैं उससे उससे हटता हूँ। हम अपने सिर्फ पेपर 1 में फोकस करते हैं कि पेपर 1 के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। मेनली आपको क्या समझ में आया, एक ब्लैक पेन, फुल 30 सेंटीमीटर की स्केल, एंड जो आपको बहुत ही रेयर, ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं है, वो है एक कैलकुलेटर। ब्लैक पेन, फुल स्केल एंड कैलकुलेटर। ओके, सो ये चीज़ें कॉमनली आपको रखनी है। और एक चीज़ और मैंने आपको रिमाइंड की है, लेक्चर देखना बंद कर दो आज से, भले चाहे CA फाउंडेशन हो कोई भी हो, आपको पढ़ाई करनी आनी चाहिए। और वो पढ़ाई करना मैंने कोशिश किया है, एक मेरे इनिशिएटिव था कि हाँ सिखा सकूँ आपको कि पढ़ते कैसे हैं। बस पढ़ पढ़ के निकलते जाओगे, और जिस दिन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको प्रेशर, इन सब चीज़ को बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। वो वीडियो आप जरूर देखें। बिफोर हम कोई भी सिलेबस में आगे जाएंगे, तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, जब भी ये वीडियो देख रहे हो कोशिश करिए वो वीडियो देख के रखें। और उसको सिर्फ देखना नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन रहती है, जब तक अनटिल अनलेस आप उसको अप्लाई नहीं करते तब तक वो यूजलेस है इंफॉर्मेशन। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो वीडियो है, आप लकी हो, आपको बताने के लिए कोई है। ये सब चीज़ें इस तरह के प्रोफेशनल एग्जाम में लगती है। आज से आप बहुत से स्टूडेंट को 11th में पता चलता है या तो 12th में पता चलता है, तो आप उसमें भी उसका बेनिफिट लीजिए।
ओके, सो स्पेसिफिकली फॉर द सीए फाउंडेशन एज वेल एंड द सीए प्रोफेशनल कोर्स, आपको ऐसे टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आपको डिमोटिवेट होता है तब आप वो पूरे एनालिसिस को जब देखते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम स्पेसिफिकली पेपर 1 के अंदर जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें प्रिंसिपल्स बताएंगे और प्रैक्टिस है, अब दोनों में क्या है, क्या चीज़ें हैं वो अपन लेटर ऑन और समझेंगे, लेकिन मैं बेसिक ओवरव्यू देता हूं आपको। सबसे पहले लिखा हुआ है उसमें ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग उसने बात किया है। ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्टिव के अंदर बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स। तो आपको पूरे पूरे अकाउंट्स में 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड में आपके बेसिक कंसेप्ट्स ही होते हैं हर टॉपिक के। सो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, एक प्रिंसिपल होता है। देखिए एक एक प्रिंसिपल, आपके लाइफ के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो इसी तरह अकाउंटिंग के भी एक प्रिंसिपल होते हैं जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि इस टाइप से आपको अकाउंटिंग करनी है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आप जो देख रहे हो, जो आपके 11th स्टैंडर्ड में भी रहता है और वही सीए फाउंडेशन के फर्स्ट टॉपिक में भी है, उसके अंदर यही बताया गया है कि सब लोग अपने अपने मर्जी से अकाउंटिंग करने लगेंगे तो एक यूजर को तो समझ में आएगा जिसने वो बनाया है, लेकिन दूसरे यूजर को वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि कोई भी वो अकाउंट्स को पढ़े, आपने बनाया हो या किसी आपके अकाउंटेंट ने बनाया हो, किसी थर्ड पर्सन ने बनाया हो, ये सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कैश का कोई डेबिट बैलेंस है तो आपको समझ में आएगा कि इतना उसका बैलेंस है। बैंक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों है तो आपको समझ में आएगा बैंक का बैलेंस कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास कि नहीं है, ओवरड्राफ्ट है। तो ये सारी बेसिक फंडामेंटल हैं जिससे आपको बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको यूज़ करते हुए आपको समझ में आता है कि कोई भी बनाए तो जब आप कैश जब आपके पास आती है तब आप उसको डेबिट करते हो तो डेफिनेटली दूसरा पर्सन उसको क्रेडिट नहीं करेगा। यदि उसके पास भी कैश आएगी तो वो भी डेबिट ही करने वाला है। ओके, सो इसी टाइप के कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कुछ रहेंगे, उसके बारे में बताया गया है। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, यहां पास वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स। आपको बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई द सेम इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बच्चों जो आपका जनरली 11th स्टैंडर्ड का लास्ट टॉपिक और 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने काफी पढ़ भी लिया होगा, कुछ काफी स्टूडेंट्स ने थ्योरी में। अच्छा, काफी कुछ को ऐसा लग रहा होगा कि हमने कुछ 11th का बहुत सारा पढ़ा होगा तब हमको ये कुछ चीजें समझ में आएंगी। ये सबके लिए एकदम नया है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सामने वाले इंसान के ऊपर जो सामने ये दिख रहा है व्हाइट शर्ट में, इसके ऊपर भरोसा करना है और आपको कुछ नहीं करना है। आपको फुल फोकस रखना है, जितना बोला जा रहा है उतना करना है। आपको आउट ऑफ मार्क्स भी चाहिए, यदि आपका डेडिकेशन है तो उसमें मैं पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ डेफिनेटली। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, हम मेरे कारण, मेरे अभी तक के जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए मेरे कारण नहीं आए, मैं ओपनली उनको भी बोल चुका हूँ, अपने जूनियर्स को, जितने आपके जूनियर्स थे उनको भी बता चुका हूँ, और जो आप आने वाले हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ, ये मेरे कारण मार्क्स नहीं आ रहे, ये आपके एफर्ट्स रहते हैं जिसके कारण आपको आउट ऑफ मार्क्स आते हैं, आपके डेडिकेशन के कारण। मैं जस्ट एक सपोर्टिंग इवेंट हूँ, मैं एक सपोर्टिंग एक टीचर हूँ जो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ शायद तक वो अचीव करने के लिए। तो मेरा रोल ज़्यादा नहीं है, पढ़ा मैं सभी को रहा हूँ, यदि मेरे ही कारण आते तो सभी के 100 मार्क्स आ जाते ना। समझ रहे आ रहे? सो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू ऑल। हाँ, एक चीज़ और होती है, जब आप 11th 12th और उसके साथ सीए करते रहते हैं, उनके स्टूडेंट्स आज आज तक आप मेरे क्लास का भी हिस्ट्री चेक कर लेंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स के आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं जो सीए कर रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, चलो कोइंसिडेंट आप सभी लोग सीए कर ही रहे हैं, उन्हीं के आते हैं। रीज़न उसका बहुत ही क्लियर रहता है, जो चीज़ आपने 11th में पढ़ी है वो सीए फाउंडेशन के लेक्चर में आपका रिवाइज हो जाता है, वो धीरे से आपको समझ में आएगा। और जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे सीए फाउंडेशन ड्यूरिंग द उसी टाइम में जो सीए फाउंडेशन के लेक्चर्स होते हैं उसमें वही टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं। उनका इसीलिए कंसेप्ट क्या होते जाता है, क्लियर और ज़्यादा होते जाता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। दो दो टॉप एक ही टॉपिक को दो दो बार पढ़ोगे तो और अच्छी बात है। जो जिस स्टैंडर्ड में भी जिस वक्त भी ये लेक्चर देख रहे हैं मैं उनके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, इज रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कभी भी आप शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, रेदर देन आइडेंटिफाइंग कि मैंने लेट कर दिया, मैंने जल्दी कर दिया, मेरे को ये नहीं पता, मैंने ये नहीं पढ़ाई की, ये सब एक्सक्यूज ढूंढने की जरूरत नहीं है। और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो इस टाइप की तो पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको हेल्प कर दूंगा इन सब चीज़ों में। टेस्ट आपका नहीं हुआ, सिलेबस बहुत रह गया है, देखिए ये सब
ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है आपके अंदर। नेक्स्ट 20 डेज यदि आप अच्छे से शेड्यूल कर लें, जितना कुछ हुआ रहता है ना सब कवर हो सकता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ओके, तो आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना सीखो, वो भी मैं सिखा दूंगा कि कैसे क्या करना है धीरे धीरे, और भी चीज़ें। सो कीप काम एंड रिलैक्स। तो मेन हमारा यहाँ पास था आपका, मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जो स्टूडेंट्स अभी, जो आपका ऑलमोस्ट लास्ट सेकंड टॉपिक 11th स्टैंडर्ड का है, जिसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स टॉपिक में आप जो देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो दैट इज द फाइनल स्टेज, जो आप जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हो, यूजिंग दैट ट्रायल बैलेंस यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तीन चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो, ये सब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। आई होप आई एम क्लियर। सो अगेन देखिए, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आप पढ़ोगे, ये समझोगे, एंड एक्वायर्ड द एबिलिटी टू अप्लाई द सेम इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ये सब चीजें सीख लोगे, तब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में वो सब हेल्प करोगे। एंड सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग वो टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 6 में है। सो आई एम गोइंग अहेड विद द सेम थिंग। तो जैसे मैंने, काफी स्टूडेंट ने पहले भी और कुछ लेक्चर्स देखे होंगे, इज रिस्पेक्टिव ऑफ दैट थियोरटिकल फ्रेमवर्क, ये आपका मीनिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस, उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सब का सब आपके 11th स्टैंडर्ड में कवर डिटेल से हो जाता है। और आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली जिन्होंने आराम से लेक्चर्स देखे हुए हैं, उनको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में, उनको इन सब चीज़ के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन है कि ये क्या क्या चीज़ें बात चल रही है। ये आपके काफ़ी कुछ सिलेबस में आपके 11th स्टैंडर्ड में भी रहता है, और जो चीज़ें नहीं रहती हैं वो हम एक्स्ट्रा बताते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स, वो उस स्टेज में आपको जानना जरूरी रहता है। ओके, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मतलब एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, बिल रिसीवेबल क्या होता है, चेक क्या होता है, लाइक दैट, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यही सब चीज़ें रहती हैं, लोन, इसी के बारे में बताया रहता है, पूरे टर्मिनोलॉजी के अंदर रहता है। तो ये सब चीज़ें आपकी पूरी की पूरी कहाँ कवर होती हैं, आपकी 11th स्टैंडर्ड में कवर हो जाती हैं। ओके, उड़ाने नहीं वाला हूँ, फिर से हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा एग्ज़ाम में भी वेटेज थोड़ा कम है। कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं आपको मार्क्स और वेटेज ज़्यादा नहीं बताऊँ, ताकि आप हर चीज़ को पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए। जब उसकी बारी आएगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा टॉपिक अभी इग्नोर करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, उससे कितने कितने मार्क्स आएंगे। हाँ, मैं अच्छी चीज़ें बताऊँगा, ख़राब चीज़ें नहीं बताऊँगा, कोशिश यही करूँगा। सो जब भी आप ड्यूरिंग आप 11th में या 12th में जब भी ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप अपने सिलेबस को पढ़ा उतने अच्छे से अभी स्टडी करना स्टार्ट करिए, जब आपको पता चल चुका है कि सेम चीज़ आपको 1.5 ईयर्स के बाद फिर से आपको एग्जाम में देना है। ओके, जैसे आप 11th में होंगे, तो 11th के टाइम में आपको क्या करना है कि आपको पता है कि सेम चीज़ हमको कहाँ पढ़नी है, अभी सीए फाउंडेशन में पढ़नी है, तो कीप थिंकिंग लाइक दैट। मैं कुछ टाइम बाद बताता हूँ इसको। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे फर्स्ट पॉइंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या दिया हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, एक टॉपिक आते हैं इसके अंदर, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स। कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जर्नल, लेजर एंड सब्सिडरी बुक्स। ओके, ये तीनों टॉपिक आपके कहाँ हैं, सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स हैं आपके 11th स्टैंडर्ड के, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। वही लेजर से अपन क्या बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और वो भी ट्रायल बैलेंस, इसका भी थोड़ा कम वेटेज है एज कंपेरेटिवली, नहीं है। अब आता है इंपॉर्टेंट, जो रहता है टॉपिक है आपके 11th स्टैंडर्ड में है, मे बी काफ़ी कॉलेज से उड़ा दिया गया है, या कि आप नहीं पढ़ते हो या नहीं पढ़ाया जाता है इसको। वो टॉपिक है क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कौन सा टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और इससे स्ट्रेट 8 to 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो जब आप इसको पढ़ाई करें, तब आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब उसको इस पॉइंट ऑफ सोचिए कि आपको 11th स्टैंडर्ड में, फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है ही एग्जांपल क्या, ये टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, आपके 11th स्टैंडर्ड में भी मार्क्स दिलाएगा आपको 10 to 12 मार्क्स, और सीए फाउंडेशन में दिलवाएगा। यू कांट इवन बिलीव कि इसका 100% जो कंसेप्ट है, वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम रहता है। देखिए, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, अकाउंट्स विल रिमेन अकाउंट्स, सेम टॉपिक विल रिमेन सेम टॉपिक, सेम कंसेप्ट। जब दो टॉपिक दो जगह दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली सेम रहेंगे। हाँ, क्वेश्चन की डिफिकल्टी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है, लेकिन बहुत बार डिक्रीज भी रहती है। मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। जितना आप
ट्रस्ट में हम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलते हैं आपको कि आपका सीए फाउंडेशन यू आर थ्रू विद दैट, द रीज़न लॉजिक बिहाइंड द सेम सिंपल है। आपने 11th-12th में जो पढ़ा है ना, बिल्कुल जैसा पेपर आता है वैसा का वैसा ही सीए फाउंडेशन का भी पेपर आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ सीए फाउंडेशन में जो पहला क्वेश्चन रहेगा या कि पूरे पेपर में कोई एक या दो क्वेश्चन रहेंगे टोटल, वो डिफिकल्ट दे दिया जाता है और बस स्टूडेंट हाइप करना स्टार्ट करते हैं कि पेपर डिफिकल्ट आया था। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो बाकी जो 11th-12th स्टैंडर्ड से भी इजी सम आए थे, 1+1=2 आए थे, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेगा। जो एक क्वेश्चन था जो डिफिकल्ट दिया गया था उसमें भी ऑप्शन था, उसके बारे में डिस्कशन एकदम डीप रहेगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, ये तो डिफिकल्ट था, ये ऐसा तो हमने किया नहीं, ऐसा सर ने पढ़ाया नहीं, ऐसा मैंने जिंदगी में देखा नहीं। आप निगेटिविटी में देखते रहोगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मेरे साथ रहो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, 120 मार्क्स का सीए फाउंडेशन का पेपर आता है, उसमें से 100 मार्क्स का लिखना है, वही 20 मार्क्स है, 16 मार्क्स है जो डिफिकल्ट आने वाला है, और वो ऑप्शन में है। आपको क्या करना है, वो उसको आपको इग्नोर कर देना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी है, जो आप पढ़ रहे हो, रेक्टिफिकेशन हो, बैंक रिकंसिलेशन हो, या कि आपका फाइनल अकाउंट हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जितने भी आपके अभी टॉपिक्स दिखने वाले हैं, सब कुछ एज इट इज आने वाले हैं, जो आप पढ़ रहे हो वैसे ही आने वाले, कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं रहती इसकी। और सेकंड थिंग, जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आने वाला है, हम पूरा उसी को प्रेफर करने वाले हैं, और इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल प्रेफर करेगा उसमें से 70-80% क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट होने वाले हैं। और वो 20% जो मैंने बोला सर, बाकी 20% तो आधे तो वही निगेटिविटी, जो पानी ग्लास भरी है, अब लोग देखते हैं आधी भरी है या आधी खाली है, तो आप आधी खाली को मत देखो। अब खाली का भी लॉजिक बता देता हूं। जो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो 20 मार्क्स का पेपर है बचा हुआ, जो आप सोच रहे हो कि सर वो कहां से आता है, उसके सिर्फ फिगर्स चेंज रहते हैं और उसको बोला जाता है आउट ऑफ सिलेबस। मे भी काफी स्टूडेंट्स कंसिडर कर लेंगे, सिर्फ फिगर्स चेंज होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी नहीं होता है। और जो नेक्स्ट मैंने बोला ना आपको कि ये टोटल मार्क्स जो रहते हैं, ये 100 मार्क्स का पेपर नहीं रहता है, ये टोटल 120 मार्क्स का आता है आपको, ये 120 मार्क्स का रहता है। ओके, इसमें से आपको 100 मार्क्स का करना है। अब अब इसके बाद भी आपको लगता है कि आप जो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, प्लीज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ये सच्चाई है इस दुनिया की, कि जितने ऑप्शन और जितना इजी आपका सिलेबस है, इस दुनिया में किसी का भी सिलेबस नहीं होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुबेरिस्तान, जहां भी जा लो, चले जाओ, वहां भी नहीं होगा, क्योंकि ये अकाउंट्स, दिस अकाउंट्स विल रिमेन अकाउंट्स, वहां भी सेम अकाउंट्स पढ़ाया जाता है बच्चों, कुछ अलग नहीं होता है। सेम इकोनॉमिक्स रहती है, लॉ अलग होगा, मैथ्स विल ऑल्सो रिमेन सेम। सो जितना इजी सिलेबस आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है, उसके बाद यू इवन कांट बिलीव कि जो 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल वो 80 मार्क्स का आता है। आई होप यू आर ऑल आर वेल अवेयर, या अकाउंट्स का भी आप रखेंगे, 140 मार्क्स का पूछता है। आप समझने की कोशिश करना, टोटल विथ ऑप्शन 140 मार्क्स का आता है आपको, और उसमें से आपको अपियर कितने करने रहता है, 80 मार्क्स का। और उसमें भी स्टूडेंट्स को क्या लगता है, डिफिकल्टी लेवल लगता है, ये दुनिया में मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में, इंडिया में नहीं, महाराष्ट्र में छोड़ के और कहीं नहीं होता है। और इतनी हैवी, इतनी बल्कि बुक्स दे दी आपको कि मतलब आप संभाल भी नहीं पाओगे। ठीक है, सो आप अपने आप को ऐसा मत ट्रीट करिए कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। आपको इतना प्रिविलेज दिया गया है। अरे आधे तो स्टूडेंट इसी में अटके हुए हैं। देखो, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, 80 मार्क्स का एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है, और टोटल 140 नहीं, 142 मार्क्स का आपका पेपर आता है। 142 मार्क्स में से आपको आराम से ढूंढ के, आउट ऑफ 5 में से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 2 क्वेश्चंस करने हैं। 3 का क्या करना है, नहीं करना है, आपकी चॉइस। इस टाइप का आपका पेपर आता है। उसके बाद भी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है इस 142 में से 80 मार्क्स को अचीव करना। जो आपको बेस्ट आता है आप वो लिख सकते हो, सेम केस रहता है। अब ये चीज देख के आता है स्टूडेंट और सीधे आता है सीए फाउंडेशन में, बोलता है अरे 120 में से 100 मार्क्स का करना है, नहीं है, एटलीस्ट 200 मार्क्स का पूछना चाहिए और 100 मार्क्स का करना चाहिए, तो 50% आपको ऑप्शन चाहिए। आपकी हैबिट वैसी टाइप की हो रही है, तो आपको ऐसा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप जितना आपने पढ़ा है 11th-12th में, और जो सीए फाउंडेशन में पढ़ लिया है, आपको 100 मार्क्स तक का अचीव करना। हमारे स्टूडेंट हैं, नॉर्मल स्टूडेंट ही रहते हैं, आप ही की तरह रहते हैं, सब पढ़ते हैं,
उनके भी आउट ऑफ मार्क्स 97, 98, 99 सीए फाउंडेशन में भी इजीली आ जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता। क्यों? सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि जो आप पढ़ रहे हो 11 12th में वही चीज़ आपका क्या है, दोबारा सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो वही चीज़ आपको जाके एग्जाम में देना है। तो एक बार देख लेते हैं, पहले एक फास्ट से मैं पूरा चैप्टर का पूरे सिलेबस का ओवरव्यू देता हूँ। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ये आपके 11th स्टैंडर्ड में। अकाउंटिंग प्रोसेस में भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल लेजर सब्सिडरी बुक आ जाता है। ट्रायल बैलेंस भी आपके 11th स्टैंडर्ड में कवर हो जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आपके, ये सबके तो बहुत ज़्यादा मार्क्स है 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन सीए फाउंडेशन में इसके मार्क्स नेग्लिजिबल हैं। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आगे तो बहुत है, लेकिन ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्ट्रेट 10 to 15 मार्क्स का पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है इसी तरह बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आप ऑन एन एवरेज सबको 10 मार्क्स लगा के ही चलिए। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी आपके 11th स्टैंडर्ड में काफ़ी डिटेल से काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की और आप पढ़ने वाले हो। ये भी 100% कंसेप्चुअली सब चीज़ तरफ से सेम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत काम आती है। ओके, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप एज वेल, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसको। ये भी कितने मार्क्स का ऑन एन एवरेज कवर हो जाता है? 10 to 12 मार्क्स का कवर हो जाता है सीए फाउंडेशन में भी और आपके 11th स्टैंडर्ड में भी। तो स्ट्रेट आप इसको ऐसा देखिए, जब भी इस टॉपिक को ऐसा देखा करेंगे ना आप 11th में या सीए फाउंडेशन में, तो आप ऐसे देखिए इसको कि आप 20 मार्क्स अर्न करने वाले हो इस टॉपिक को पढ़ने से। इट्स क्वाइट गुड। हाँ, ये एक मैंने सर्कल करके रखा है इन्वेंट्री, इसके बारे में भी आएगा। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो बहुत सारे गुड्स बाय करके लाता है। जैसे मेरा मोबाइल फोन का, चलो फॉर एग्जांपल बिजनेस है, मैं बहुत सारा मोबाइल लेके आया हूँ, कुछ चीज़ें, कुछ मोबाइल्स मैंने सेल कर दिया, कुछ मोबाइल मेरे पास बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए मोबाइल हैं सेल करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको बोलते हैं अपन स्टॉक। उसी को क्या बोलते हैं अपन? इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्रीज। स्टॉक, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये सब चीजें एक हैं कि उस स्टॉक को वैल्यू कैसे करना है, ये टॉपिक में हम वो सीखने वाले हैं। और ये आप अपने 11th स्टैंडर्ड में लास्ट टॉपिक से पहले ही आप सीख जाओगे, लेकिन इसके ऊपर पूरा पूरा डिटेल एक चैप्टर है। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, पूरे चैप्टर को समराइज करने जाऊं तो जो आपका स्टॉक बचा है, जिसको आप इन्वेंट्री बोलते हो, जो बचा हुआ माल बोलते हो, गुड्स बोलते हो, जो ईयर एंड में बचता है, उसको, उसकी वैल्यूएशन करनी है। और वैल्यूएशन करने का तरीका ये है, जो उसकी कॉस्ट है या कि उसकी मार्केट में वैल्यू है, उन दोनों में से जो कम होगा उसी को बोलेंगे इन्वेंट्री की वैल्यू। यदि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आपकी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर इज बिकम द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक। कॉस्ट, उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी है, या कि मार्केट वैल्यू, उन दोनों में से जो कम रहेगी उसी को क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। ये चैप्टर होता है यहाँ पास खत्म, चाहो तो। ओके, इतना है बहुत कुछ है अंदर, पढ़ाऊंगा मैं। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें भी कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट थे, इंस्टीट्यूट ने बोला हटाओ, उसको हटा दिया। ये बिल्कुल एकदम इजी टॉपिक बन गया और ये भी आपके 11th स्टैंडर्ड में 100% कवर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 6, मैं उसको लास्ट में डिटेल में बात करूंगा। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 7, दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये जो आपका लास्ट सेकंड चैप्टर रहता है जनरली क्या, 11th स्टैंडर्ड का। और इसी को मैच कर सकते हो 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो रहता है, वो भी फाइनल अकाउंट रहता है, लेकिन वो सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं रहता है, वो किसका रहता है? पार्टनरशिप का रहता है। और उसमें माइनर से डिफरेंस रहता है, बोथ द टॉपिक्स आर सेम। ये टॉपिक इज, दिस टॉपिक इज रियली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। 16 plus 16 plus 16, anyone can tell me what is the total? मैं आपसे सुनना चाहता हूं, टेल मी। बाकी सब आप इसको एक बार पढ़ते हो, एक बार पढ़ते हो और आपको 48 मार्क्स कवर होते हैं। और एक्चुअली मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इससे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज मैंने एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स को तो इसमें अंदर इंक्लूड ही नहीं किया। इस टॉपिक से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑलमोस्ट 16 to 20 मार्क्स का हर साल आपको 11th में भी, 12th में भी और सीए फाउंडेशन में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 48 to 60 मार्क्स, 48 to 60 मार्क्स एक टॉपिक पढ़ने से आपको स्कोर होंगे। तो अब आपको ये सब बताने का रीज़न बहुत ही सिंपल है। अब जिसको इसको अच्छे से ज्ञान और प्रवचन तरीके से सुनना है तो सुन सकते हैं, और दूसरे स्टूडेंट एक अच्छे होंगे, उनको सुनेंगे कैसे? कि जब मैं अभी पढ़ूंगा इसको या पढ़ रहा हूँ, तो उसको कितने डिटेल में पढ़ना चाहिए और कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये टॉपिक आपका वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक होना चाहिए और परफेक्ट होने चाहिए। द रीजन इज सिंपल, आपके सामने, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। 48 to 60 मार्क्स स्ट्रेट आपके सामने। अब आप डिसाइड करिए कि आपको कितने अच्छे से पढ़ना है।
और हर टॉपिक जितने भी मैंने अभी बताए 11th या 12th में हैं, उनके हर किसी को आप मार्क्स को डबल करके देखिए ना। मैंने सिर्फ अभी तक एक ही टॉपिक बताया है जो आपके सिलेबस में नहीं था। ओके, इन्वेंट्री। चलो आते हैं पार्टनरशिप, ये भी 100% एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये पूरा का पूरा टॉपिक पार्टनरशिप का 12th स्टैंडर्ड में कवर होता है। और इससे भी 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। और आपके सीए फाउंडेशन में भी 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑलमोस्ट ये भी 30 मार्क्स का कवर होता है। ओके, इसी तरह 15 to 16 मार्क्स का ये भी एक टाइप का बड़े क्वेश्चंस में से एक है। ये तीनों जो टॉपिक है ना, बड़े क्वेश्चंस में से आते हैं जो 15 to 16 मार्क्स के मार्क्स कवर करते हैं। तो इसी तरह पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप अकाउंट आपके 12th स्टैंडर्ड में 100% जितना यहाँ पास लिखा है पूरा का पूरा कवर होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, एक और टॉपिक है आपके 12th में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो यहाँ पास कवर नहीं होता है, लेकिन आपके नेक्स्ट लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में, आप समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है आपको 11th-12th का। क्या लगता है आपको कि धीरे धीरे आगे जाएंगे तो कुछ अकाउंट्स अलग होने वाला है क्या? और मैं आपको ये बता रहा था ना, ये जो फाइनल अकाउंट्स है, ये मेरे से इतने अच्छे से पढ़ना, इतने अच्छे से पढ़ना, ये आपका ना जिंदगी है, लाइफ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा। आप 11th में पढ़ते हो सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट, आप सिर्फ सुनते जाओ, समझना। फिर आप 12th में पढ़ते हो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। मतलब एक पर्सन ने बिजनेस रन किया, जो किराने की दुकान वाला अकेले बंदा बैठ के बिजनेस रन करता है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंगल पर्सन वो बिजनेस कर रहा है। सेकंड आता है पार्टनरशिप, दो तीन दोस्त मिलके आपस में, दोस्त नहीं दुश्मन, जो भी मिलके आपस में बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, वो पढ़ाई करोगे। जैसे ही आप बीकॉम भी करो, फॉर एग्जाम्पल सीए तो करो ही करो, फॉर एग्जाम्पल बीकॉम आप, चलो आप सीए ही कर रहे हो, वहां भी बता देता हूं। आप जब सेकंड ईयर या इंटरमीडिएट लेवल में पहुंचोगे तो वहां पास आएगा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, जिसको बोला जाता है कंपनीज फाइनल अकाउंट। जो कंपनी बनती है ना, टाटा, बिरला, रिलायंस, जो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, आपने सुना होगा थोड़ी बहुत चीजें, उनके फाइनल अकाउंट्स जब बनाओगे तो उसको बोलेंगे कंपनीज फाइनल अकाउंट। अभी तक तीन कौन से फाइनल अकाउंट सुना आपने? सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट, किराने की दुकान वाला समझ लो। सेकंड कौन सा आपने बात किया? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो तीन चार दोस्त और दुश्मन आपस में आके पार्टनरशिप बिजनेस बनाते हैं, वो फाइनल अकाउंट बनाएंगे अपने बिजनेस का। फाइनल अकाउंट होता क्या है? आपके बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर पता चलता है कि आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, ये पता चलता है। फिर मैंने बताया आपको कंपनी का फाइनल अकाउंट, एक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या 1% कंपनी, जो भी कंपनी है, एक जो लिस्टेड है, सॉरी लिस्टेड बोल रहा हूं, जो कंपनी रजिस्टर्ड है आरओसी के साथ, उसका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आप। उसका भी अलग तरीके से फाइनल अकाउंट बनता है, लेकिन रहता क्या है, वो भी फाइनल अकाउंट, कंसेप्ट सारे सेम रहते हैं। इसके बाद बनता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट, बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट। आपका फाइनल अकाउंट पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप SY TY, चाहे आप इंटरमीडिएट में, CA फाइनल में, कहीं भी आप चले जाएं, कोई भी कोर्स करें, BBA करें, MBA करें, कुछ भी करें, आपका फाइनल अकाउंट्स पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो अब आप इसको कैसे पढ़ाई करना है आपको देख लीजिए। एंड 100% फंडामेंटल्स आर रिमेन सेम, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। ओके, मैं इसका लेवल बता रहा हूँ। हाँ, ये पार्टनरशिप वगैरह यहीं पास कहीं पास जाके खत्म हो जाएंगे बहुत ज्यादा। जैसे आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ, ये भी टॉपिक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ऐसी भी फर्म होती है कि हाँ, जो आप एनजीओ देखते हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या कि नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रहती हैं, जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है, वो पब्लिक को सर्विस देने के लिए या उनको बेनिफिट करने के लिए वो फर्म को रन करते हैं। सो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा? तो देखिए, ये भी फाइनल अकाउंट है, उसी का बेस पूरा यहां पास भी आएगा। यहां पास ऐसी फर्म थी जिनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना था, उनका फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे? यहां पास भी फाइनल अकाउंट बन रहा है, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं था। ये भी कहां कवर होता है? आपका 110% 12th स्टैंडर्ड में। एंड द लास्ट मैं जो अभी बता रहा था, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, यहां पास जस्ट इंट्रोडक्शन किया गया है। इंट्रोडक्शन किया गया है कंपनी का, कि कंपनी के केस में शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में आपने कुछ कुछ चीजें सुनी होंगी। शेयर मार्केट, शेयर्स, ओके, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का डीलिंग होता है।
ये बस वही शेयर्स के बारे में यहां पास भी डील होने वाला है कि वो शेयर जब इशू करते हैं और उसके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपने सुना होगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बहुत सी कंपनियों का आपका होमवर्क है, आप भी सर्च करिएगा कौन कौन सी कंपनी का आईपीओ आया है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो अपना फंड रेस करते हैं पब्लिक से, पब्लिक अपना पैसा देती है, ये सब चीजें धीरे धीरे आप सीखोगे। सो आपको ये सीखना है यहां पास कि ऐसे कौन से ऐसी कंपनीज हैं उनका शेयर्स और डिबेंचर जब इशू करते हैं तो उससे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, सिर्फ शेयर का, मैं बिजनेस के पूरे ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, जो फंड रेस करने का ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। आपको क्या समझ में आया? तो मतलब इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले, ये भी 12th स्टैंडर्ड में पूरा 100% कवर है, 100%। एक भी चीज इधर से उधर नहीं होने वाली है, एक भी चीज नहीं होगी। तो शेयर्स जो फंड हम रेस करते, पैसा जब आएगा कंपनी के पास तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करनी है सर? बस बस हाँ बस, हाँ जितना आप सुन रहे हो हाँ इजी है भी उतना इजी। बस उसकी एक बार जर्नल एंट्री जब आपको समझ में आ जाती है, ये भी 10 to 15 मार्क्स का आपके 12th में भी और साथ में सीए फाउंडेशन में भी कवर करता है। ये जो सेकंड पार्ट में है मैं बता देता हूं, आपके दो पार्ट में मॉड्यूल डिवाइड है, चैप्टर नंबर 1 to 6 एंड चैप्टर नंबर 7 to 10। आपके सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं, सिर्फ हाँ, आपके 11th में भी 10 चैप्टर्स होते हैं, 12th में भी रहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इस टाइप से है, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 11th से उठाया, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 12th से उठाया और तबाक से लाके कहाँ दे दिया, सीए फाउंडेशन में। इस तरह से आपका बना है सीए फाउंडेशन का अकाउंट का सिलेबस। समझ में आ रहा है आपको? अब बेसिक आता है कि सर आप कब हमको क्या क्या पढ़ाओगे, तो समझदार को इशारे काफी है। अच्छा हाँ, चैप्टर नंबर 6 बच गया ना, 6 आ जाओ। 6 चैप्टर नंबर 6 में सबसे मेन इंपॉर्टेंट और जिसका मार्क्स ज़्यादा कवरेज है और जिसका जो आप 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में भी है, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, मेनली BRS, बिल ऑफ एक्सचेंज नाम से जाना जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BOE। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका पूरा पूरा 12th स्टैंडर्ड के अंदर 110% कवर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैं डिफरेंस बता देता हूं कहां थोड़ा सा आपको लगेगा, सिर्फ पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा और नॉट फॉर प्रॉफिट में डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ी सी डिफरेंट है। और बाकी जो मैं टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूं, डिफिकल्टी लेवल, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, नथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट, नथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट। आप इवन 11-12 से भी काफी चीजें ऐसे पाओगे कि काफी इजी चीजें यहां पास भी दी हुई है। इट डजेंट मीन कि सीए है तो डिफिकल्टी होगा। ओके, सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, काफी टॉपिक्स इजी भी हैं। ये तो कॉपी पेस्ट है, ये भी कॉपी पेस्ट है, ये सब चीज़ें कॉपी पेस्ट है, जितना मैंने आपको बताया सब कॉपी पेस्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सर तो फिर आप दो दो बार क्यों पढ़ा रहे हो? देखो सम अलग हैं, कुछ करने के तरीके अलग हैं। जब आप एक बार गो थ्रू होते हो सिलेबस से तब आपको जो कॉन्फिडेंस आता है, जितना मैंने आसानी से ये बताया है उतना आसान है भी, लेकिन सब्जेक्ट टू ये कब होगा, जब आप मेरे साथ बैठ के इसको पढ़ाई करोगे सिर्फ क्लास में। मैं कभी आपको कोई होमवर्क देने वाला नहीं हूँ। मेरे को भी पता है आपका 11th में 11th फोकस होना चाहिए, 12th में 12th फोकस होना चाहिए, और सीए फाउंडेशन का फोकस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगा आपको कैसे उसके साथ डील करना है। कुछ लोग को लॉ डिफिकल्ट लग जाता है, अरे कुछ भी नहीं है, जब एक बार पढ़ोगे जब मजा आएगा, जब आप उसको देखने का नजरिया बदलोगे ना, तब आपको मजा आएगा उसको पढ़ने का। अरे पूरी दुनिया में लॉ ही तो है, लॉ के बिना तो आप अधूरे हो। एक सीए के पास भी क्या अकाउंट्स लेके जाता है क्या कोई? लॉ नहीं आएगा तो उसके पास कोई पूछने भी नहीं जाएगा, क्योंकि लॉ का इंटरप्रिटेशन जो है, उसका पढ़ने का तरीका जो है, उसका जो एनालिसिस है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसी के लिए तो सीए के पास जाते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कंपनीज अकाउंट हो, कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो कोई सा भी अदर लॉ हो, उसकी एनालिसिस, उसके डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए तो उससे आपको प्यार तो करना ही पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट अकाउंट से आपको प्यार हो जाता है ओवर द पीरियड। ओके, उसकी उतनी क्वालिटी है, वो भी है। तो आपको जिन स्टूडेंट्स को, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कभी कभी उनको लॉ से प्यार नहीं हो पाता, आपको प्यार करना सीख लेना चाहिए लॉ से। असली पैसा आपको जो अल्टीमेटली आप लोग यहाँ हो, रिस्पेक्ट और एज वेल एज मनी, उसी के लिए दी जाएगी आपको, वो लॉ के लिए दी जाएगी, उसके एनालिसिस के लिए दी जाएगी। ये अकाउंट्स ना, अकाउंटेंट जो बीकॉम करके आता है वो भी हमारे यहाँ वही बना देते हैं, इसके लिए सॉफ्टवेयर है वो बना देता है। लॉ का इंटरप्रिटेशन सॉफ्टवेयर नहीं करता है, वो आप जैसे लोग करते हो पढ़ लिख के। तो उससे तो प्यार आपको करना ही पड़ेगा।
कुछ भी हो जाए, ठीक है। मार्क्स कितना कवरेज करता है, क्या होता है, इज ऑफ दैट आप पास होके निकलोगे, लेकिन उससे प्यार जब तक नहीं होगा तब तक आप उससे उसकी लैंग्वेज को समझना और उससे डील करना नहीं आएगा कभी भी। अब प्यार कैसे करना है, मैं हूं ना, करवा दूंगा। चैप्टर नंबर 6 में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो 12th में कवर हो जाता है। अभी सर सब तो कवर करवा दिया, कुछ तो छोड़ दो। हाँ, उसमें से है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। जो किसने किसने जब भी ये अमेजोन की सेल्स लगती है, फ्लिपकार्ट की सेल लगती है, जब आप उससे कुछ गुड्स परचेस करते हो ना, उसकी अकाउंटिंग कहाँ की जाती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है? सर हमारा जब मन पड़ता है हम कुछ खरीद लेते हैं, जब मन पड़ता है रिटर्न डब्बा खोल के भेज देते हैं वापस। तो आखिर वो सेल कैसे रिकॉर्ड करेगा अमेजोन या कि फ्लिपकार्ट? उसकी अकाउंटिंग के बारे में कहा दिया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, एंड दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रॉम रियलिटी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये गुड्स को सेल आपने एक्सेप्ट कर लिया तो सेल मानी जाएगी, या आपने उसको रिटर्न किया एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। एक सेकेंड, सो हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि जो गुड्स हैं ये करते क्यों हैं सेल और रिटर्न, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये इस टाइप की सेल होती है कि जब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अमेजोन को बोला हाँ ये हमको, हमने उसको ओपन करके अच्छे से यूज कर लिया, टी शर्ट आपने खरीदी, आप पहन के उसको घूम रहे हो, इट्स अ साइन कि हाँ आपने उसको खरीद लिया। ओके, और दूसरा एक होता है कि आपने उसको एक, आपको देता है ना टाइम 7 days और 15 days, वो क्रॉस होने के बाद बाय डिफॉल्ट अमेजोन उसको एज अ सेल रिकॉर्ड करता है, तब तक उसको सेल। वो सब अब डिटेल में जाएंगे अंदर चैप्टर के अंदर ये, लेकिन मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। मार्क्स अच्छे कवर करता है, और सिंपल सी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं उसके अंदर वो कवर होगी। कंसाइनमेंट एक टाइप का इस टाइप का ट्रांजेक्शन है, जैसे आप फ्रेंचाइजी सिस्टम आप देखते हो तो ये एक टाइप का कंसाइनमेंट रहता है। जैसे सुजाता मस्तानी हो गई, या कि केकीज, या कि आपके WS बेकर हो गए, मोजनी शॉप हो गई, तो ये क्या करते हैं, एक जगह बनता है, हम कंसाइनमेंट में दूसरे शॉप स्टोर्स को भेजते हैं, दूसरे सिटीज में सेंड करते हैं, दूसरे एरिया में सेंड करते हैं, और कंसाइनमेंट में देते हैं कि हाँ ये गुड्स मेरा है, ये आप बेचो, और इसके ऊपर जो कमीशन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आप सुजाता मस्तानी पकड़िए, आपने एक मेन ओनर है, वो सब स्टोर्स को, सब सिटीज में सुजाता मस्तानी अपने स्टोर में बना के अच्छे से एक बड़ी फैक्ट्री में बना के सबको सेंड कर देता है। बोलता है जितना आप सेल करोगे उसके ऊपर का पूरा पैसा मेरे को दे देना, उसके ऊपर का छोटा सा कमीशन जो है वो आप अपने पास रख लेना। इसी को बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप गुड्स को कंसाइनमेंट बेसिस में, आप क्या स्टोर का ओनर उसका, उस गुड्स का ओनर बन जाता है? नहीं, उसका काम जस्ट क्या है, जो गुड्स आया है हमको उसको बेच देना है, और बीच का कमीशन जितना आप लेवाइस स्टोर या जितने भी आप फ्रेंचाइजी आप देखते हो, फ्रेंचाइजी मॉडल में जो चलता है बिजनेस, उसमें क्या करता है, कोई खरीदता थोड़ी ना है, कंपनी आपके पास स्टोर में आपके शोरूम में रखती है गुड्स, और आप उसको एज ऑन द कमीशन बेसिस जितना भी आपका सेल होगा उसका 10% आपको मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ये कमीशन बेसिस में ही जो गुड्स रहता है ये आपके स्टोर में रखा जाता है। जितने भी आप फ्रेंचाइजी देखते हैं, कपड़े की हो, चाहे वो इस तरह टाइप के फूड्स की हो, या कि केक की है, बहुत से ऐसे रहते हैं। ओके, सो ये था कंसाइनमेंट के ऊपर। इसके ऊपर एक क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे। एवरेज ड्यू डेट, दो डेट को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो तो एवरेज निकल आता है, वही टाइप का ये भी चीज़ है। तो ये एवरेज ड्यू डेट बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि, और बहुत छोटा सा भी टॉपिक है। ये जितने टॉपिक बता रहा हूँ ना, हार्डली 2 to 3 लेक्चर्स में, ये 2 to 3 लेक्चर्स में ये सब कवर हो जाते हैं। हाँ, कंसाइनमेंट को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये 2 to 3 लेक्चर्स में है। एवरेज ड्यू डेट 3 to 4 लेक्चर्स, अकाउंट करंट 3 to 4 लेक्चर्स। ओके, एवरेज ड्यू डेट जो मैंने बताया, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे। नेक्स्ट आता है अकाउंट करंट, चालू खाता, जिसको हिंदी में बोला जाता है चालू खाता, मतलब वो बहुत चालाक नहीं है। आप इसको और दूसरे तरीके से, मेरे को भी नहीं आती है चालू खाता, इसलिए मेरे को पता है क्योंकि जब भी आप बैंक में कभी गए होगे और आप अपने डैड का बिजनेस कुछ आप देख रहे होगे, तो वो भी एक अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो रहता है करंट अकाउंट, और ये क्या है, अकाउंट करंट। ओके, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन सिमिलैरिटी जो करंट का है, चालू खाता मतलब जिसमें एक्टिविटी रेगुलर बेसिस में होती रहती है, उसी को बोलते हैं करंट।
अब आप मेरे को करंट, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट मत जोड़ देना, हाँ। तो करंट यहाँ पास किस सेंस में जोड़ा गया है, यहाँ पास जिसमें एक्टिविटी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मंथ बहुत ज्यादा होती रहती है, उसी को बोलते हैं करंट अकाउंट। एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट बैंक में, और दूसरा कौन सा होता है, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट हाउसवाइफ, सैलरीड पर्सन ये सब ओपन करवाते हैं, लेकिन करंट अकाउंट कौन ओपन करवाता है, बिजनेसमैन ओपन करवाते हैं। अब बिजनेसमैन ओपन करवाता है, क्यों? वो सेविंग अकाउंट क्यों नहीं ओपन करवाता? क्योंकि सेविंग अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन रहते हैं बहुत ही लिमिटेड रहते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का रिस्ट्रिक्शन रहता है, लेकिन करंट अकाउंट में, चालू खाता में, इसमें ट्रांजेक्शन बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, और करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब सर आप मेरे को वो समझा रहे हो, अब मैं ये सब समझाना बस चाहता था वो करंट अकाउंट से, जो बैंकिंग चैनल में, बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है करंट अकाउंट, कि वहां पास जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी रेगुलर होती रहती है उसी को बोलते हैं करंट अकाउंट। यहां पास है अकाउंट करंट, किसी भी पर्सन का जब अकाउंट में बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली एक्टिविटी रहती है, जैसे हम किसी भी, जैसे आपका, मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ वही है, समझने के लिए अभी समझ लीजिए इसी टाइप से, कि आपके किराना स्टोर है घर के पास में, और आपका वहां खाता चलता है। क्या चलता है? खाता चलता है। खाता चलता मतलब वो एक टाइप का अकाउंट करंट टाइप का है। जब देखो आप खरीदते रहते हो उससे कुछ ना कुछ पैसा, लेने का या लेने देने का, दोनों ट्रांजेक्शन चलता रहता है, चलता रहता है। या कि मैक्सिमम टाइम आप ऐसे ही समझो, आप खरीदते जाते हो, पैसे देते नहीं हो, खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, पूरे मंथ बस चलता रहता है, कभी कभी मल्टीपल मंथ्स जाता है, और फिर फाइनल सेटलमेंट होता है। तो अकाउंट करंट एक ऐसा अकाउंट जिसमें एक्टिविटी क्या है, बहुत फ्रिक्वेंट है, बहुत ज्यादा होती जा रही है, उसी को बोल रहे हैं कि अपन करंट अकाउंट, अकाउंट करंट। सो मेरी कोशिश हमेशा ऐसी रहेगी कि पहले अपन टॉपिक के, वो चैप्टर का नाम हो, चाहे वो आप मेरे से थ्योरी पढ़ो, चाहे वो आप मेरे से प्रैक्टिकल पढ़ो, पहले उसकी खदान खोदेंगे अपन कि एक्चुअली वो टॉपिक आया क्यों, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या होता है एक्चुअली, उस टॉपिक के नाम से ही हम पहले समझेंगे। इवन मैंने अभी भी इस चैप्टर का आपको कोई भी जो इस बुक का नाम है उसके बारे में भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि उसी में पूरा लेक्चर चला जाता है, इसलिए मैंने आपको संभाला है। ये कोई टाइम पास नहीं है, इसका लॉजिक समझो कि आप जब मेरे लेक्चर्स देखना चालू करोगे, इवन थ्योरी या प्रैक्टिकल, जब मैं इसके बेस का, जैसे मैंने आपको बता दिया ये अकाउंट करेंट के बारे में, जब आपको मैंने कुछ बेसिक चीज़ें ऊपर का ओवरव्यू बता देता हूँ ना, ज़्यादा चीज़ें याद रखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती आपको, कंसेप्ट अपने आप डेवलप होते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। और वो कंसेप्ट यदि मैं बीच में जो बताता हूं फिर लेक्चर के थ्रू में, या कोई फॉर्मूला है या कोई सिस्टम है, तो आप उसको कोरिलेट कर पाते हो, हाँ इसलिए ये ऐसा ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो बस मेरे को भी पढ़ाना है, तो क्वेश्चन है, सम आया, हमने कैलकुलेशन कर दिया, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा। आपको आएगा, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि आपको नहीं आएगा, कहीं भी पढ़ो आपको आने वाला है, आप आंसर भी सही ले आओगे, लेकिन ज्यादा टाइम तक उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। ओके, सो कंसेप्चुअल फंडामेंटली आप तो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको अब ओवरव्यू दिखाई दिया है, सो मैं आपको इन शॉर्ट एट द एंड में मैं आपको यही कंक्लूड करूंगा, जो 11th में पार्ट है वो हम 11th में इमिजिएटली कवर करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी रहेगा वो 11th में जो स्टैंडर्ड में आपकी सिलेबस चल रहा है उसी से रिलेटेड रहने वाला है। अब ये दो टॉपिक जो है छोटे छोटे से, इन्वेंट्री और ये जो 6th चैप्टर है उसके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये मैं ऐसे टाइम पे कवर करने वाला हूँ आपको भी नहीं पता चलेगा मैंने कवर कर दिया, और आपका ना 11th इम्पैक्ट होगा ना तो 12th इम्पैक्ट होगा। ये 11th के एग्जाम के बाद और 12th के स्टार्ट होने से पहले के बीच का जो गैप रहेगा वहां पास मैं ऐसे एडजस्ट कर दूंगा जहां पास ना तो आपका 11th इम्पैक्ट होने वाला ना तो 12th इम्पैक्ट होने वाला। और ड्यूरिंग द 12th स्टैंडर्ड हम पूरा का पूरा जो 12th का सिलेबस है सिर्फ वही पढ़ाई करेंगे, ताकि आपका 12th स्टैंडर्ड में भी आपको 1% का भी बर्डन ना रहे, स्पेसिफिकली फॉर द अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स एज वेल। इस तरह का मैं पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। ओके, सो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर टू यू ऑल कि हमको कब क्या पढ़ना है। आपको ये जो शीट है जो ये आप देख रहे हो वो बहुत जगह अवेलेबल है हमारे वेबसाइट में या कि हमारे एंड्रॉयड ऐप में, वहाँ से आप देख सकते हो, वो डाउनलोड कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है। और ये मैंने कुछ बनाई नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ने सब बना के दिया हुआ है, वही चीज़ मैं आपके साथ फॉलो कर रहा हूँ। ओके, सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट वन पर्सन, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करते जाओ, आपको 1% का भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और मैं चाहूँगा टीचर के कंफर्ट से यदि सिलेबस चलता रहा ना तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं भी चाहूँगा कि हाँ मैं कोई भी 12th का टॉपिक उठा के अभी 11th में पढ़ा दूँ आपको,
11th में उठा के 12th का पढ़ा दूँ, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम कि एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम. ओके, सो डेफिनेटली आई विल नॉट डू दैट. और ये किसी भी को नहीं करना चाहिए. और इसी तरह से एक अच्छे से सिस्टमेटिकली आप यदि पढ़ोगे तो आपको कोई भी सीए फाउंडेशन में भी प्रॉब्लम या बर्डन नहीं आने वाली. डन. सो कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को टेक्स्ट करो, चैट ग्रुप में करो, कुछ भी हो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे. हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर. बाय बाय.